हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेप नेक्स्ट स्टेप पर। दोस्तों मैं हूं रमेश चौधरी और आज अपन पढ़ेंगे अध्याय 2 का पार्ट 2। दोस्तों अपन पढ़ रहे थे भारत, लोग और अर्थव्यवस्था पुस्तक का चैप्टर प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम, जिसमें अपन ने पहले पार्ट में पढ़ा था प्रवास की परिभाषा और प्रवास के प्रकार। आज अपन पढ़ेंगे प्रवास के कारण और परिणाम। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला इसमें जो पॉइंट है दोस्तों, मैं एक तो आपसे ये कहना चाहूँगा, जब आप पढ़ रहे होते हैं तब आप अपनी बुक सामने खोल कर रखिए ताकि उससे जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। पहला आता है आपको प्रवास में स्थानिक विभिन्नता। दोस्तों अपने जो देश में या जो कहीं पर भी जो प्रवास हुआ है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हो, चाहे वो अंतर्देशीय प्रवास हो, चाहे देश की सीमाओं के अंदर हो या एक देश से दूसरे देश में हुआ हो, कुछ स्थानों पर आप्रवास ज़्यादा हुआ है और कुछ स्थानों पर उत्प्रवास ज़्यादा हुआ है। यानी कि कहीं से लोग अपने जन्म स्थान को छोड़कर गए हैं और कहीं पर ज़्यादा आए हैं। मीन्स ये है कि कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर कई प्रकार के अवसर होते हैं, जहाँ पर कई प्रकार की सुविधाएं होती है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और लोग आकर्षित होकर वहाँ पर आकर बस जाते हैं। जबकि दूसरे कई क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहाँ पर बेरोजगारी पाई जाती है, अशिक्षा पाई जाती है, जहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं प्राय आती रहती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि कुछ स्थानों से आप्रवास, कुछ स्थानों पर आप्रवास ज़्यादा हुआ है, जबकि कुछ स्थानों पर उत्प्रवास ज़्यादा हुआ है। ये समान रूप से प्रवास नहीं हुआ है। तो अपन कह सकते हैं सर्वाधिक जो आप्रवास है, अपन बात कर रहे हैं भारत की। भारत में सर्वाधिक आप्रवास, यानी कि आप्रवास मीन्स आप जानते हो, मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया था, दोबारा से बता रहा हूँ। आप्रवास मीन्स होता है जिस स्थान पर व्यक्ति आता है, और उत्प्रवास मतलब होता है जिस स्थान को छोड़कर जाता है। तो सर्वाधिक आप्रवास हुआ है महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात में। यानी कि ये जो क्षेत्र हैं ये नगरीय या दूसरे क्षेत्रों के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किए हैं, दूसरी जगह से लोग आकर यहाँ पर बसे हैं और जनसंख्या को, यहाँ की जनसंख्या को संघन बना दिया है। सर्वाधिक आप्रवास महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात राज्य में हुआ। दूसरी ओर अगर अपन देखें कि सर्वाधिक उत्प्रवास कहाँ हुआ है, कहाँ से लोग आकर यहाँ पर बसे हैं, दोस्तों सर्वाधिक उत्प्रवास हुआ है उत्तर प्रदेश और बिहार से। यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है बहुत कम सुविधाएं हैं, बहुत कम बेहतर अवसर है, इसलिए लोग इन राज्यों को छोड़कर दूसरे राज्यों में चले गए। और कहाँ चले गए? महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात जैसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में ये लोग चले गए। तो सर्वाधिक आप्रवास महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात में हुआ है और सर्वाधिक आप्रवास उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ है। आगे वाला पॉइंट आता है प्रवास के कारण। दोस्तों आपने बहुत कुछ प्रवास के कारणों को समझ लिया होगा। ये जो भी कारण हैं प्रवास, देखो व्यक्ति जो है अपने जन्म स्थान से मानसिक रूप से जुड़ा हुआ रहता है, भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ रहता है। वह अपने जन्म स्थान को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कुछ मजबूरियां होती है, फिर भी कुछ कारण होते हैं, इसलिए वो अपने जन्म स्थान को छोड़ता है। अब ये कारण क्या है? जैसे कि बेरोजगारी, एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर बेरोजगारी, शिक्षा संबंधी सुविधाओं का अभाव है, चिकित्सा संबंधी और सुविधाओं का अभाव है, वहाँ पे बेहतर विकल्प नहीं है लोगों के पास में, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है। तो दूसरी ओर ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर लोगों को रोजगार मिलता है, जहाँ पर शिक्षा चिकित्सा की सुविधाएं होती है, जो प्राय प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रहते हैं। तो ये जो भी रीजन है, इन सब कारणों को दो भागों में अपन बांट सकते हैं, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक दोस्तों वे कारक होते हैं जो लोगों को अपना निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। प्रतिकर्ष वे कारक होते हैं जो लोगों को अपना जन्म स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, जैसे कि बेरोजगारी, जैसे कि शिक्षा का अभाव, जैसे कि चिकित्सा का अभाव, जैसे कि वहाँ पर बेहतर विकल्प ना हो, जैसे कि वहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हो, बाढ़, सूखा, भूकंप, ऐसे कुछ रीजन है जिसकी वजह से लोग उस स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं और कहीं और चले जाते हैं। तो जो भी निवास स्थान छोड़ने के लिए कारण बनते हैं उनको अपन प्रतिकर्ष कारक में रखेंगे। ओके दोस्तों, प्रतिकर्ष कारक में रखेंगे। दूसरा है अपकर्ष कारक। अब कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ऐसे नगरीय क्षेत्र जहाँ पर शिक्षा की बेहतर सुविधाएं होती है, जहाँ पे चिकित्सा की बेहतर सुविधाएं होती है, जहाँ पर लोगों को रोजगार मिलता है, और ऐसे क्षेत्र जो प्राकृतिक आपदाओं से भी सुरक्षित होते हैं, वहाँ पर राजनीतिक उपद्रव, लड़ाई झगड़े, लूट खसोट, चोरी डकैती ऐसा कुछ नहीं चलता हो, तो वो लोग सुरक्षित माने जाते हैं
लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं, लोग दूसरी जगह से अट्रैक्ट होकर उन स्थानों पर आ जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्र, ऐसे स्थान जो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, वो कौन से कारक होते हैं? अपकर्ष कारक। ओके, क्लियर है? एक प्रतिकर्ष कारक है जो छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, और एक अपकर्ष कारक है जो अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपना जन्म स्थान छोड़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो जाकर बसेगा। तो छोड़ रहा है वो हो गया आपका प्रतिकर्ष, और कहीं ना कहीं जाकर बस रहा है, कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, वो हो गया अपकर्ष कारक। एक अपन ने देखा था, इनके अलावा भी कुछ ऐसे कारण होते हैं जो प्रवास के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि विवाह के बाद में स्त्रियों का अपने मायके से ससुराल जाना। हिंदू धर्म में या भारतीय रिलीजन में ये परंपरा है कि भारतीय जो समाज है वो पितृ प्रधान है, यानी परिवार का मुखिया पिता होता है। तो स्त्रियां क्या होती है, सास अपनी शादी के बाद में अपने घर परिवार को छोड़कर अपने हस्बैंड के घर में चली जाती है, अपने पति के घर में रहती है। एक राज्य है मेघालय, जिसमें आप में बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेघालय में इसकी स्थिति भिन्न क्यों है। तो दोस्तों, मेघालय में स्थिति इसलिए भिन्न है क्योंकि वहाँ पर पितृ प्रधान परिवार की जगह मातृ प्रधान परिवार पाया जाता है। परिवार का मुखिया माता होती है। पुरुष जो होते हैं वो शादी के बाद में अपने घर से अपनी पत्नी के घर पे जाते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी कि शादी जब होती है तो लड़की ससुराल नहीं जाती, ससुराल कौन जाता है? लड़का जाता है। और ये कहाँ पर प्रचलित है? मेघालय में है। देश के 2% ऐसे लोग हैं जो शादी के बाद में ससुराल जाते हैं, अपनी पत्नी के घर पे रहते हैं। तो ये कारण हो गए प्रवास के, प्रतिकर्ष और अपकर्ष। इसके अलावा रोजगार जो अपन ने पहले पढ़ाई था, और महिलाओं का जो शादी के बाद में जाना। अब आता है प्रवास के परिणाम। दोस्तों, जब व्यक्ति प्रवास करता है, कुछ मजबूरियां रही होगी उसकी, इसलिए वो अपना जन्म स्थान छोड़कर जा रहा है। जब वो प्रवास करता है तो उसके कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव जो रिजल्ट है वो सामने आते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस जो परिणाम है जो सामने आते हैं वो क्या है वो देखते हैं अपन। कौन कौन से ऐसे परिणाम हैं जो उसके पक्ष में होंगे, या समाज के पक्ष में होंगे, या फिर देश के पक्ष में होंगे, और कौन से ऐसे परिणाम होंगे जो विपक्ष में होंगे। ये कह सकते हैं कि प्रवास के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के परिणाम सामने आते हैं। पहला परिणाम है आपका, अपन पढ़ेंगे इन सब परिणामों को, आर्थिक परिणाम, जननांकीय परिणाम, सामाजिक परिणाम और पर्यावरणीय परिणाम, और इसके अलावा अन्य परिणाम। तो दोस्तों, पहला आता है आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम क्या सामने आते हैं दोस्तों? जब व्यक्ति के पास में रोजगार नहीं होता है, इसीलिए वो अपना निवास स्थान, अपना जन्म स्थान छोड़ता है। जब व्यक्ति के पास में रोजगार नहीं होता है, उसे बेहतर विकल्प नहीं मिलते हैं, तो वो क्या करता है, उस स्थान को छोड़ देता है और किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है। जब व्यक्ति का भरण पोषण, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और अपने माता पिता के स्वास्थ्य, शिक्षा या भोजन पर खर्च वहन नहीं कर पाता क्योंकि उसे रोजगार नहीं मिलता, तो वो दूसरी जगह जाकर ये रोजगार पाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर लेता है, अपने बच्चों की पढ़ाई कर लेता है, अपने माता पिता के स्वास्थ्य संबंधी खर्चे भी पूरे कर लेता है। इसके अलावा जो भी उसके कर्जे हैं, शादी विवाह में जो कर्जे हुए हैं, वो भी उन्हें लौटा देता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति के लिए पॉजिटिव इफेक्ट है, व्यक्ति के लिए सकारात्मक परिणाम है। जब व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल रहा तो वो क्या करता है, उस स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चला जाता है। वहाँ पर उसे अच्छा रोजगार मिलता है, अच्छा वेतन मिलता है, तो उससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर देता है। भारत से बहुत सारे लोग विदेशों में गए हैं, और विदेशों में जाने की वजह से क्या हुआ है, जो उनके रूप में कमाई गई, उनके द्वारा जो कमाई गई हुड्डियाँ है, हुड्डियाँ मीन्स विदेशी मुद्रा जो दूसरे देशों से प्राप्त होती है, तो जो उनके द्वारा कमाई गई हुड्डियाँ है जो भारत में भेजी जाती है, वो विदेशी व्यापार के लिए बहुत ही काम देती है। दोस्तों, विदेशी जो लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं और दूसरे देशों में जाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा प्राप्त की गई वो 2002 में 110 खरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए। विदेशी मुद्रा कितनी प्राप्त हुई? 110 खरब अमेरिकी डॉलर। तो दोस्तों, आर्थिक परिणाम अपन ने पढ़ लिया, व्यक्ति क्यों प्रवास करता है और उसके क्या इफेक्ट आते हैं। मतलब व्यक्ति आर्थिक रूप से सदृढ़ हो जाता है प्रवास करने के बाद। दूसरा आता है जननांकीय परिवर्तन।
दोस्तों जब व्यक्ति प्रवास करता है तो उसके कुछ जननांगीय परिणाम सामने आते हैं। जननांगीय परिणाम मतलब लिंगानुपात, आयु संरचना आदि में परिवर्तन आता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई गांव है, कोई गांव में 50 पुरुष और 50 महिलाएं रह रही है, 50 पुरुष रह रहे हैं और 50 महिलाएं रह रही है। अब यहाँ पर व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल रहा और रोजगार न मिलने के कारण ये व्यक्ति क्या करते हैं, रोजगार पाने के लिए नगरों में चले जाते हैं। और नगरों में जब जाते हैं तो वहाँ पर जो मान लीजिए वहाँ की जनसंख्या है 100 पुरुष और 100 महिलाएं, वहाँ की जनसंख्या है मान लीजिए 100 पुरुष और 100 महिलाएं। यहाँ से ये पुरुष रोजगार पाने के लिए नगरों में अगर जा रहे हैं तो दोस्तों अपनी परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं, आर्थिक जिम्मेदारियां हैं, उनको तो पूरा कर लेंगे, लेकिन होगा क्या कि यहाँ पर लिंगानुपात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और पुरुषों की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि पुरुष यहाँ से उत्प्रवास करके नगरों में चले गए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पुरुषों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि गांवों से व्यक्ति आकर, पुरुष आकर यहाँ पर बस रहे हैं, क्योंकि रोजगार पाने के लिए सिर्फ पुरुष प्रवास करते हैं। तो यहाँ पर पुरुषों की संख्या बढ़ रही है, तो लिंगानुपात में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। यहाँ लिंगानुपात क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और यहाँ लिंगानुपात क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कई प्रकार के सामाजिक जो समस्या हैं उनका सामना करना पड़ता है। दुष्कर्म, अपहरण, बलात्कार, ऐसी बहुत सारी समस्याएं सामने आती है लिंगानुपात के चेंज हो जाने पर, लिंगानुपात के असंतुलित हो जाने पर। दूसरा अपन अगर देखें तो आयु संरचना में भी बदलाव आता है। आयु संरचना में कैसे बदलाव आता है दोस्तों, देखिए अगर रोजगार पाने के लिए अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, नगरों में जा रहा है, तो कौन से लोग जाएंगे, जो युवा होंगे, जो कुशल होंगे, युवा और कुशल लोग ही प्रवास करेंगे। तो क्या होगा, जो नगर है वहाँ पर युवाओं की संख्या में वृद्धि हो जाएगी और गांवों में किसकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी, महिलाएं, बच्चे और बूढ़ों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। यानी कि आयु संरचना में भी, आयु में भी असंतुलन पैदा हो जाएगा। तो ये दूसरा आपका जननांगीय परिणाम क्लियर हुआ। जननांगीय परिणाम का मीन्स व्यक्ति जब प्रवास करता है तो प्रवास करने पर क्या करता है, जिस स्थान को उसने छोड़ा है और जिस स्थान पर वो जा रहा है, दोनों स्थानों पर आयु और लिंग संरचना में बहुत ज़्यादा परिवर्तन, बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि दक्ष और युवा लोगों का प्रवास हो जाता है। दक्ष और युवा लोगों का उत्प्रवास हो जाता है उस क्षेत्र से, वो उस क्षेत्र को छोड़कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो छोड़ा हुआ जो क्षेत्र है उसका जो है विकास, सामाजिक विकास जल्दी से नहीं हो पाता। तीसरा परिणाम आता है आपका सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणाम क्या होता है, जब दोस्तों नगरों में लोग गांवों के प्रवास करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, विभिन्न समाज, विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियों के लोग मिलकर आपस में रहते हैं और एक मिश्र संस्कृति का उदय होता है। लोगों के जो संकीर्ण विचार है, जातिगत या फिर लिंग के आधार पर भेदभाव करना, पुत्र और पुत्री में अंतर समझना, तो ये जो संकीर्ण विचार है ये समाप्त हो जाते हैं और एक मिश्र संस्कृति का उदय होता है। किसकी वजह से, प्रवास की वजह से। समझ रहे हो आप लोग। इसके बाद में चौथा आता है पर्यावरणीय परिणाम। जब लोग गांवों से नगरों में जाते हैं, पर्यावरण में क्या बदलाव आते हैं, कई प्रकार के प्रदूषण होते हैं। कई प्रकार के प्रदूषण कैसे होते हैं, जब लोग गांवों से नगरों में जाते हैं तो दोस्तों नगरों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और नगरों की संख्या जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो कई प्रकार के प्रदूषण का जन्म होगा। लोग गांवों से नगरों में चले गए, लेकिन नगरों में क्या हुआ, आवास के लिए उनको भूमि नहीं मिली क्योंकि बहुत महंगी है, और जब भूमि नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे, कच्ची बस्तियों का निर्माण करेंगे, अवैध कॉलोनियों का निर्माण करेंगे और वहाँ पर चारों तरफ प्रदूषण फैलाने का काम करेंगे। ऐसा ही कारण है कि मुंबई जैसे शहर में स्लम बस्ती का नाम आपने सुना होगा, या बहुत सारी झुग्गी बस्तियां आपने देखी होगी जहां पर लोग कुपोषण का शिकार होते हैं, कई प्रकार की बीमारियां होती है और कई प्रकार के प्रदूषण वो फैलाते हैं। तो कि कौन सा पर्यावरणीय परिणाम भी क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट होगा, नकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। इसके बाद में आता है अन्य परिणाम। अन्य परिणाम में दोस्तों क्या है, मानव संसाधन का ह्रास होता है और स्त्रियों पर मानसिक दबाव बढ़ता है प्रवास के कारण। मानव संसाधन का ह्रास कैसे होता है दोस्तों, जो भी कुशल युवा, दक्ष और जो
मानव संसाधन मीन्स ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा दक्ष है, युवा है, जो काम करने के योग्य है, जो अपने देश का डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो लोग क्या करते हैं, रोजगार पाने के लिए दूसरे देशों में चले जाते हैं, जिसकी वजह से युवा और दक्ष लोगों की अपने देश में कमी हो जाती है। आज अपन अगर देखें तो भारत के जो विदेशी जो भी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे गूगल की बात करें, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनमें भारतीय लोग काम कर रहे हैं, उनके बड़े बड़े पदों पर भारतीय लोग हैं। जैसे कि गूगल कंपनी का CEO सुंदर पिचई अपने भारत का है, जो एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो युवा और दक्ष लोगों का क्या होता है दोस्तों, उस क्षेत्र में युवा और दक्ष लोगों की कमी हो जाती है और उस देश का जो आर्थिक या जो डेवलपमेंट है वो जल्दी से नहीं हो पाता। इसके अलावा स्त्रियों पर मानसिक दबाव कैसे पड़ता है, जब पुरुष रोजगार पाने के लिए गांवों से नगरों में चले जाते हैं या फिर एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, तो स्त्रियों पर दबाव पड़ जाता है, स्त्रियों पर सामाजिक दबाव पड़ता है, इसके अलावा मानसिक दबाव पड़ता है, बच्चों की पालन पोषण का दबाव बढ़ता है। तो और स्त्रियां जो है मानसिक रूप से असंतुलित हो जाती है, जिससे जल्दी ही अवस्था में वो बीमार होकर उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो स्त्रियों के पीछे छूट जाने से उन पर मानसिक और सामाजिक और जो शारीरिक दबाव है वो भी पड़ता है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी ये है कि कई स्त्रियां जो है रोजगार पाने के लिए प्रवास करती है, सही है, उनकी सहभागिता बढ़ती है, देश के आर्थिक विकास में उनकी सहभागिता दर बढ़ती है, लेकिन इसकी सुविधाएं भी है, कई प्रकार की समस्याओं का जन्म भी होता है। तो दोस्तों ये आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। चैप्टर सेकंड के पार्ट 2 में अपन ने पढ़ा प्रवास के कारण में अपन ने देखा कि कई प्रकार के कारण होते हैं, जिनको 2 भागों में अपन ने डिवाइड कर दिया, उत्प्रवास और अप्रवास। स्थानिक विभिन्नता पढ़ रहे हैं, जिसमें उत्प्रवास और अप्रवास अपन ने देखा। अप्रवास सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात राज्य में हुआ, उत्प्रवास उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ। कारण अपन ने देखे, कई प्रकार के कारण होते हैं, बेरोजगारी, शिक्षा का अभाव, चिकित्सा का अभाव, या फिर महिलाओं का शादी के बाद में प्रवास कर जाना। तो ये शादी वाला जो मैटर है इसको छोड़ देते हैं थोड़ा सा, और बाकी जो भी कारण है इनको अपन ने 2 भागों में रख लिया, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक जो लोगों को निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, और अपकर्ष कारक जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसके अलावा एक मैटर कारण जो था स्त्रियों का शादी के बाद में प्रवास किया जाना, और एक राज्य में स्थिति विपरीत है। कौन से राज्य में? मेघालय राज्य में। परिणाम में अपन ने आर्थिक परिणाम देखा, जननांग के परिणाम देखा, सामाजिक परिणाम, पर्यावरणीय और अन्य परिणाम अपन ने देखा। तो दोस्तों आपका चैप्टर जो प्रवास है वो कंप्लीट हुआ। अब अपन पढ़ेंगे चैप्टर 3 मानव विकास। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने सहपाठियों के साथ में शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।